So, hello everyone. So today we are going to see the topic of electromagnetic theory, जिसका नाम है बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे हम लोग, कूलम्स लॉ भी देख चुके थे. ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस टॉपिक हमने एकदम से उठा लिया. ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बाउंड्री कंडीशन होती क्या है. तो बाउंड्री कंडीशन से बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री से समझ में आ गया ना, एक बाउंड्री होगी. तो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्या किया, एक कंडक्टर उठा के रख लिया. कंडक्टर का क्या काम होता है? तो कंडक्टर का जन्म से ही एक ही काम होता है कि वो कंडक्ट करेगा. ठीक है, तो हमारा कंडक्टर यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जब आएगी तो कुछ चार्ज आएगा इसके ऊपर, और वो चार्ज जो है वो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं इस डायरेक्शन में होगी. अच्छा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो हमने मान लिया इस पे ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये कंडक्टिंग है. ठीक है, ये कंडक्टिंग सरफेस है. इसके ऊपर से, इसके ऊपर चार्ज कुछ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा. अब वो चार्ज जो है वो मान लिया हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, वो देखना कंपेरेटिवली, लॉजिक लगाओ यहाँ पे, कंपेरेटिवली इधर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसकी कंडक्टर की वजह से इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, ई फील्ड, इसको ई नॉट कहते हैं, वो कम होगी. ई नॉट इज लेस देन ई, वो कम होगी. और इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी इस साइड में. तो हमने देखा ना, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा इस सरफेस के इधर, इस सरफेस को हम कहते हैं बाउंड्री. इस सरफेस को अगर हम बाउंड्री कह लें तो इस बाउंड्री के, सॉरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, एडजस्ट करो. तो इस बाउंड्री के इस तरफ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, वो ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी किससे? हमारी जो ई वैल्यू है ना यहाँ पे, ये ई वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी और दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी. तो ये हमारी इस बाउंड्री के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज को हम लोग बाउंड्री कंडीशन में पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल देके हमने तुम्हें समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करेगी बाउंड्री के आसपास. अब इसको एक ग्राफ से अगर हम बताना चाहें तो भाई बहुत ही सुंदर सा एक, सॉरी, बहुत ही अच्छा ग्राफ है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ मैं, इससे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा. तो एक ई फील्ड जो हमने लगा रखी थी वो इस तरह से 1/r² रिलेशनशिप फॉलो करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ. तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. तो इस तरह से वो वेरी करेगी. तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी ई लगाई थी जो हमने वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई थी. उसके बाद हमने क्या किया था, कंडक्टिंग सरफेस ली थी, तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बन रही थी. तो वो थोड़ी कम आएगी. मतलब ये, अगर हम मान लें ये हमारी कंडक्टिंग सरफेस है, तो हम इस सरफेस के यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू जो है ना, वो कम थी, ई से कम थी. लेकिन जैसे ही हम देखेंगे सरफेस के इस साइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एकदम से बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा वेरिएशन आता है इस साइड में. तो अगर लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, अब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो है ना एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो गए. और यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में थे तो दोनों माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए दोनों. तो इस वजह से ये वेरिएशन आता है. अब इसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कुछ इक्वेशंस की मदद से. तो अगर हम एक कंडक्टर को उठा लें, एक कंडक्टर को हमने ये सरफेस मान लिया, हमने एक सरफेस है. ठीक है, तो इस पर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी. तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ देना है. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें दो कंपोनेंट में तोड़ लेना है. पहला कंपोनेंट को हम बोलेंगे, ये क्या है, कैसा कंपोनेंट होगा, इसको कहेंगे टेंजेंशियल. ठीक है, ई टेंजेंशियल. ये कंपोनेंट जो होगा ना हमारा, ये कैसा होगा, ई ई क्या, बताओ, ई होगा परपेंडिकुलर. ठीक है, लॉजिकल.
लॉजिकल बात है भाई। जो हमारा ये कंडक्टिंग सरफेस है ना, इसके जो हमारे मतलब इसके जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे, और जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे। तो हमारे दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, तो हम दोनों ही कंपोनेंट को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले अच्छा उस परपेंडिकुलर वाले को कई बुक्स जो है ना नॉर्मल कंपोनेंट भी बताती हैं, तो परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही बात है। अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, किसकी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट की, ई टी की बात करें, तो ये हमारी सरफेस हो गई, ठीक है, ये हमारी सरफेस है। हमने कहा कि यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो पता होगा ना, रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर 1 है और यहाँ पे एप्सिलॉन आर 2 है। तो ये दो डिफरेंट मीडियम्स की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए हमने एप्सिलॉन आर 1 एप्सिलॉन आर 2 बोला है। ये हमारा एक हमने लूप मान लिया है। तो एक अगर तुमने पढ़ रखा है थोड़ी बहुत बेसिक्स, तो ये पता होगा ना, सॉरी, ये जो सिद्धांत है, ये जो स्टेटमेंट है, ये तो पता ही होगा ना कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, कि हमारा जो लाइन इंटीग्रल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा हमेशा ज़ीरो होता है। इसको याद रखना, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखना, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि ये तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन पढ़ रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने क्लोज लूप बना दिया है। लाइन इंटीग्रल कहाँ करते हैं ये याद है ना, हम पेयर के लूप में हम लोग लाइन इंटीग्रल करते थे, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग की बी की वैल्यू होती थी बी डॉट डी एल इज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारा म्यू नॉट आई आता था। तो ये वही वाला लाइन इंटीग्रल है। और लाइन इंटीग्रल हमने उसमें भी शायद पढ़ रखा है, जब वेक्टर पढ़े थे तो उसमें वहाँ पे लाइन और सरफेस इंटीग्रल पढ़ रखा है। तो ये लाइन इंटीग्रल है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लाइन इंटीग्रल करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आती है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारे लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन हो गई। क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है ई टी, वो यहीं पे तो होगा ना, यहाँ पे कंपोनेंट होगा हमारा ई टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो हम इसको ई टी वन कहते हैं, ई टी वन। और हमारी सरफेस के उस तरफ जो होगा ना, जिसको हम कंपोनेंट को रिलेशनशिप निकालें ना, तो वो कंपोनेंट क्या होगा। तो जैसे हमने बताया ना, सरफेस के इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और उसका परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और उसके बाद उनको साथ में रख देते हैं। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ई टेंजेंशियल प्लस ई नॉर्मल आती है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो गया, इधर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट यही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इस लूप के में अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे, तो अच्छा हम तुम्हें यहीं पे साइड में कहीं दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गए, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने बोला भाई डेल्टा एक्स, ये हमारी डेल्टा एक्स हो गई। अगर ये स्क्वायर लूप है तो हमारी भैया ये भी डेल्टा एक्स होगी, ठीक है, ये भी डेल्टा एक्स होगी। चलो ये दो बातें हो गई। अच्छा, तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में हमारा ई डॉट डी एल यानी कि ई डी एल कॉस थीटा, अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो हमारा कॉस जीरो यानी कि 1 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट मिलेंगे। अच्छा, अगर हमारा कॉस यहाँ पे इस कंपोनेंट इस वाली लाइन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट और हमारे डी एल वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये हमारा डी एल वेक्टर है, हाँ, डी एल वेक्टर और टेंजेंशियल कंपोनेंट के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन मिलेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन मिलते हैं, ए से बी ई डॉट डी एल की वैल्यू जो आती है हमारी, वो आती है ई टी डेल्टा एक्स माइनस, सॉरी ई टी वन, ई टी
टू डेल्टा एक्स। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया ये हमने कैसे लिखा, तो ये हमारा लूप था, ठीक है, ये हमारी डेल्टा एक्स थी, ये डेल्टा एक्स थी, तो ये भी डेल्टा एक्स होगी। ये हमारा ET1 था, ये हमारा ET2 था, तो ये ET1। अच्छा, हमें जो E.dl मिलेगा वो सिर्फ इसके लिए मिलेगा, यह हमारा AB, मतलब AB के लिए मिलेगा, और इस डायरेक्शन में तो उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो AB C और D के लिए मिलेगा। तो C और D के लिए जब मिलेगा तो वो माइनस में होगा, और ET2 है यहाँ पे, तो ET2 डेल्टा एक्स लिख लिया हमने, और ऊपर वाले में हम ET1 है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ET1 डेल्टा एक्स लिख लिया। बाकी दोनों कंपोनेंट जो हमारे BC और AD है ना, वो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारी ये वैल्यू आती है। इसको जब फर्दर लिखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि वो पूरी वैल्यू भी ज़ीरो थी, तो ET1 इज इक्वल टू ET2। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, यानी कि हमारे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगी वो कॉन्टीन्यूअस होगी, और क्या कहते हैं, सेम भी होगी। तो यानी कि अगर हम कोई सरफेस ले रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की गिर रही है, तो उन मतलब सरफेस के उस साइड में जो हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब इस यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन R1 था, एप्सिलॉन R2 था, तो इस बाउंड्री का, ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ कोई और मीडियम है, यहाँ कोई और मीडियम है, यहाँ कोई और मीडियम है, तो इस मीडियम में से इस मीडियम में जब आएगी ना, तो उन दोनों की जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना वो हमेशा सेम रहेंगे। बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन ये कहती है। अब भैया दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन कहती है हमारी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमारे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होंगे ना वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ये तो अगर पता होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर नाम सुना हो तो उसको हम D से लिखते हैं, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है हमारा, इसको कहते हैं, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं इसे। तो ये अच्छा, इनका रेशियो जो होगा, दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, वो किस तरह से हमारा दिखेगा, तो DT1 अपॉन DT2। तो DT1 बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पे, तो ये हमारा ER1 अपॉन ER2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशनशिप आता है। तो ये भी कई जगह पे लिखा होता है, ये हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी नॉर्मल कंपोनेंट के लिए है, तो हम अगले पार्ट में वो दूसरी बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।